नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात गाजियाबाद से खबर आ रही है। मिथिलेश कुमार का तानाशाही पूर्ण रवैया प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों को धमका रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारी आईएमए गाजियाबाद ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर यह शिकायत की है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार पर शोषण का आरोप लगाया गया है। प्राइवेट अस्पताल डॉक्टरों का शोषण किया जा रहा है। पिछले 1 साल से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं ये सभी लोग। ऐसे वक्त में हमें अधिकारियों का सहयोग चाहिए, न कि शोषण। लेकिन मिथिलेश कुमार धमकी दे रहे हैं। सभी अस्पताल दवाई ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। सारे प्रोटोकॉल तोड़ जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन मिथिलेश कुमार बेवजह हम पर दबाव बना रहे हैं। अभी जिंदगियां बचानी है, ऑडिट तो चलता रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों पर लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। न्यूज वन इंडिया की पड़ताल में यह जानकारी मिली है कि प्राइवेट अस्पतालों से पुराना हिसाब चुका रहे हैं मिथिलेश कुमार। प्राइवेट अस्पतालों पर दबाव बना रहे थे मिथिलेश कुमार। अपने करीबियों को दाखिल कराने के लिए दबाव बना रहे थे। और यादराम भारती जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। हमारे संवाददाता, इस पूरा जो मामला है, क्या मामला है, किस तरीके से चल रहा था? क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत ही गंभीर परिस्थिति में चिट्ठी लिखी है। हम विस्तार से जानते हैं यादराम भारती से। यादराम, बताइए क्या शिकायतें मिली थी जो चिट्ठी लिखनी पड़ी? देखिए, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं के पिछले काफी समय से विवाद में है और कोरोना से पहले भी लगातार इनके ऊपर घोटालों के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं। और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन पर आरोप लगाया है कि ये लगातार ऑडिट के नाम पर डॉक्टरों का शोषण कर रहे हैं और जो अस्पताल हैं उनको धमका रहे हैं। जो मिथिलेश कुमार है, उनके जो आदेश हैं उसके मुताबिक ये सभी डॉक्टर से, सभी अस्पतालों से इन्होंने एक ब्यौरा मांगा है कि कितने पिछले 1 महीने में आपने कितने मरीज भर्ती किए, उनको कितनी ऑक्सीजन दी गई और आज के समय में आपके पास कितने मरीज हैं और कितनी ऑक्सीजन आप दे रहे हैं। हमारी जो आईएमए के अधिकारी हैं उनसे बात ही, उनका कहना है कि ये बिल्कुल सही है कि जानकारी मांगनी चाहिए, लेकिन ये सही समय नहीं है इन बातों का। सबसे जरूरी है जो मरीज हैं उनकी जान बचाना, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो इस बात पे ध्यान न दे करके वो अलग चीजों पर ध्यान देते हैं। मैं आपको बता दूं कि आईएमए का कहना है कि जब सभी अस्पतालों पर नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, लगातार एसडीएम, एडीएम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और बेड की और साथ ही जो ऑक्सीजन है उसकी जो रियलिटी चेक है वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह का आदेश वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने वाला है, अस्पतालों को परेशान करने वाला है। यानी कि जो पर्सनल खुंदक है। जी बिल्कुल यादराम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत जो वहां पर बातें हैं, जो दुश्मनी है पहले की, वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये हम नहीं बल्कि आईएमए की तरफ से कहा गया है। चिट्ठी लिखकर वजारते स्वास्थ्य मंत्री को यह अवगत कराया गया है कि इस वक्त जिंदगी बचाना ही बहुत ज़रूरी है। और पूरा जो तंत्र है स्वास्थ्य महकमे का, खासकर प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो भी इसमें जुटे हुए हैं और इसलिए उन्हें शोषण न किया जाए, परेशान न किया जाए। इस वक्त ऑडिट करने का समय नहीं है। जानकारियाँ जरूरी है, जानकारी मिलेगी भी, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त हमारा जो सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत है वो ये कि कोई भी अगर मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे आप मेडिसिन दीजिए, उसे ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए और उसका इलाज करिए ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके। यादराम भारती, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने मिथिलेश कुमार से बात करने की कोशिश की? क्या उन्हें किसी ने निर्देश दिया है? सरकार की तरफ से कहा गया है ये करने के लिए इस वक्त? देखिए विद्या जी, मैं आपको बता दूं कि अगर मिथिलेश जी फोन उठाते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। और पिछले काफी समय से लोगों की, यहाँ तक कि जो बीजेपी के पार्षद हैं, निगम के पार्षद हैं, उनकी लगातार ये शिकायत है कि मिथिलेश कुमार फोन नहीं उठाते। और चूंकि उनके पास बेड दिलाने का भी चार्ज है, इस वजह से कई बीजेपी के पार्षद ये आरोप लगा चुके हैं कि उनसे काफी समय से गुहार लगाई जा रही है बेड की, और लेकिन वो उपलब्ध नहीं करा पाए और जिसके अभाव में उनके जो मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की बात की जाए या किसी जनप्रतिनिधि की बात की जाए, अगर उनको बेड चाहिए तो बेड तुरंत अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो आम जनता है उनको लेकर जो कोशिश मिथिलेश कुमार की तरफ से होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। तो बीजेपी के जो पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं, सभी लोग इनसे परेशान हैं। और जैसे कि आईएमए से हमारी बात हुई अधिकारियों से, हमने उनसे पूछा कि अगर मिथिलेश कुमार की तरफ से या इनकी तरफ से कोई दबाव ज्यादा बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनका जो कदम है वो क्या होगा। तो आईएमए ने साफ तौर पर कहा है कि
चाहे वो कितना भी दबाव डाले, कितनी भी धमकी दें, कितना भी शोषण के, इस समय वो चिकित्सा सेवा विरोध स्वरूप ठप नहीं करेंगे और मरीजों का जो इलाज है वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि सबसे पहले इलाज है, मरीजों की जान है। ये जितने भी नियम कानून है ये सब चलते रह लेंगे, लेकिन फिलहाल जो लोगों को इलाज मिलना वो बेहद जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन लेकिन इस यादराम भारती समय मिथिलेश कुमार को जी इस ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, इन सब पर इनकी आपूर्ति को लेकर ध्यान देना चाहिए। लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर ध्यान देना बिल्कुल और चाहिए, उस पर लेकिन इन सब बातों पर ध्यान न दे करके जी वो एक अननेसेसरी एक जो सवाल है ये वो भी है अस्पतालों को, डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं। जी यादराम, जी निश्चित तौर पर ठीक है, आपने एक पक्ष की बातें तो सुन ली, आईएमए की तरफ से जो बातें कही गई है, उन्होंने चिट्ठी भी बजाते लिख दी है स्वास्थ्य मंत्री को, उन्होंने शिकायत भी कर दी है कि भाई इस तरीके से अभी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और पहलू है इसमें ये कि सरकार को बहुत जगहों से ये शिकायत मिल रही थी कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी चल रही है। जो आम दिनों में 5,000 रुपये में जहां बात बन जाती थी, वहां पर सीधे सीधे 50,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। क्या हो सकता है कि सरकार की तरफ से एक संकेत हो? देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी मनमानी भी देखने को मिली। रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो बेजा जो उपयोग है या उपयोग ना करना वो भी दिखाई दिया। प्रशासन और पुलिस की लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं, और इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि गाजियाबाद के अंदर इसी लापरवाही को लेकर कई अस्पतालों के जो लाइसेंस थे वो भी निरस्त हुए, और जी लगातार अधिकारी इस बात का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि बेड खाली है, लेकिन बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें यादराम। निश्चित तौर पर तो हमारी कोशिश रहेगी पूरी तरीके से इस मामले की पड़ताल करने की। लेकिन इस बीच गाजियाबाद से खबर है, मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह और आईजी प्रवीण कुमार पहुंचे थे। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में बने L1 अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए। यह अस्पताल पुलिस वालों और उनकी फैमिली के लिए बनाया गया है। तो आपको बता दें कि मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह और आईजी प्रवीण कुमार पहुंचे पुलिस लाइन में बने L1 अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए। यह अस्पताल पुलिस वालों और उनकी फैमिली के लिए बनाया गया है और बेहद ही खूबसूरत अस्पताल बनाया गया है। अगर पुलिस और उनके परिजनों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो क्या इंतजाम है इस वक्त? और यादराम भारती जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, यादराम भारती, लगातार इस पर सवाल भी उठाए जा रहे थे, खासकर पुलिस जो इस वक्त सबसे ज्यादा काम कर रही है, और आप कह सकते हैं कि सड़कों पर या फिर जो भी जिम्मेदारियां हैं ये इस वक्त पुलिस के कंधों पर है। अस्पताल में तो है ही, लेकिन पुलिस की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए एक बेहतर अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। अस्पताल भी बन भी गया है और उसका निरीक्षण भी हुआ है। क्या कुछ वहां पर खास है? देखिए, कोरोना की पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर हो, पुलिस महकमा फ्रंट लाइन योद्धा बनकर उभरे और यहाँ पर न सिर्फ कर्फ्यू की व्यवस्था संभाली बल्कि लोगों को घर घर खाना पहुंचाने का भी काम किया। और ऐसे में कई जो पुलिसकर्मी थे वो ऐसे थे जो कि संक्रमित हुए, और संक्रमित होने के बाद काफी गंभीर हालत उनकी हुई। क्योंकि अस्पतालों में बेड की स्थिति, शहर में ऑक्सीजन की स्थिति, दवाइयों की किल्लत, तमाम ऐसी दिक्कतें थी जिसको लेकर जो पुलिस विभाग है वो काफी चिंतित था। उसी समय जो गाजियाबाद के बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो पुलिस को भी सेफ रखना बहुत जरूरी है और इसलिए एक बेहतर अस्पताल का निर्माण किया गया है पुलिस लाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदायूं से खबर है जहां पर कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है। आपको बता दें कि जिला काजी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। क्या लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है? यह बड़ा सवाल है। ये तस्वीरों में आप देखिए, बदायूं की तस्वीर है और तस्वीरों में ये 50 और 100 नहीं बल्कि 5,000 से ज्यादा आप कह सकते हैं कि ये लोग भीड़ लगा के यानी कि एक जनाजे में शामिल हुए हैं। जिला काजी के जनाजे में ये भीड़ उमड़ी थी। और ये तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बदायूं से है और कोरोना को लेकर जिस तरीके से इस वक्त हिदायत दी गई है कि 5 से 10 लोगों से ज़्यादा आप इकट्ठा नहीं हो सकते किसी भी समारोह में, लेकिन एक जनाजे में 10,000 आप कह सकते हैं, 10,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ एक जनाजे में उपस्थित हुए। मौका ये था कि जिला काजी के निधन के बाद उनके जनाजे में ये सारे लोग शामिल हुए थे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि कोरोना जो इतना खतरनाक है, जिससे लोगों की मौतें हो रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है, लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या इन लोगों को इस बात की कोई भी डर नहीं है?
4 दिन बाद आज यानी सोमवार को कोरोना संक्रमण के मामलों और कोविड से होने वाली मौतों में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 3,66,161 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,754 लोगों की महामारी से जान चली गई है। कोविड से मौतों में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत जारी है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी जारी है। और सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां से नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से गुलशन जैदी हैं और उत्तराखंड से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लखनऊ चलते हैं इस वक्त नीलेश के पास। नीलेश, जहां तक लखनऊ की बात कर ली जाए, ये एक अच्छी खबर आ रही है पूरे देश भर में, जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या में अब थोड़ी सी कमी दिख रही है, और ये आप कह सकते हैं कि जो लगातार सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका एक नतीजा है। लखनऊ का हाल बताइए। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था लगातार, ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी में राहत भरी खबर है। लखनऊ में कहीं 5,000, कभी 6,000, कभी 4,000 ऐसे करीब मरीज पाए जा रहे थे। अब की स्थिति की अगर हम बात करें तो करीब 2,000 के करीब का आंकड़ा पहुंच गया है, जो काफी घटा हुआ है। ये घटा इसलिए है क्योंकि लगातार सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रयास किए, चाहे वो 2-2 दिन करके लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया रही हो, फिर एक साथ 7 दिन का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया। लॉकडाउन के दौरान जो सकारात्मक रिजल्ट सरकार को मिले हैं, उसी को देखते हुए लॉकडाउन लगातार बढ़ाया गया है। लॉकडाउन जब उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से लागू किया गया तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोरोना की चेन टूटती हुई नजर आ रही है, चाहे वो राजधानी हो या प्रयागराज हो या कानपुर हो। ये तीनों शहर इतना ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर संक्रमित पाए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बेडों की समुचित व्यवस्था करा दी गई है। डीआरडीओ की तरफ से 500 बेडों का अस्पताल राजधानी लखनऊ में शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल बनाया गया है, वहां पर भी बेडों की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। जी, लगातार व्यवस्थाएं जो है चुस्त दुरुस्त की जा रही है और मरीजों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश में कमी आ रही है। हम चलते हैं गुलशन सैफी के पास दिल्ली में। दिल्ली की स्थिति को बताइए। जी, दिल्ली की स्थिति आज बेहद बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। दिल्ली में लगातार अगर हम 26 अप्रैल की बात करें तो इन्फेक्शन रेट 36.24 हो गया था, वो घटकर आज 19.10 है। तो इस लिहाज से दिल्ली बहुत बेहतर नजर आ रही है और नए केसों में भी एकदम गिरावट देखी गई। 12,651 नए मामले आए हैं। हाँ, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार 300 पार कर रहा है। लेकिन इस लिहाज से अगर दिल्ली देखी जाए कि नए इन्फेक्शन रेट में जो कमी आई है, ये आने वाले दिल्ली जो समय है दिल्ली का, उसको न्यू नॉर्मल करने में बहुत सहायक होगी। चलिए ऋषिकेश चलते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ऋषिकेश की अगर बात कर ली जाए, उत्तराखंड में अब गांव देहात से भी खबर आ रही है कि वहां लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या स्थिति है? जी हाँ, यहाँ पे भी लगातार चेकिंग चल रही है, कोरोना के टेस्ट चल रहे हैं और जहाँ तहाँ देखा जाए तो काफी लोग इसमें कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि 3 दिन में लगातार थोड़ा रेशो डाउन हुआ है, क्योंकि अभी जहाँ 8,000 9,000 से ऊपर जा रहा था रेशो, ये 5,000 पहुंच गया है। अगर यही चलता रहा, इसी तरह से लॉकडाउन चलता रहा और पुलिस की सख्ताई चलती रही, तो जल्द ही ये जो कोरोना संक्रमितों का रेशो है वो कम हो जाएगा। और जो दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है और वहाँ जा जाकर लोगों को संक्रमण से रोकने की तैयारी कर रही है और उनका टेस्ट किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और अपडेट दे रहे थे अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, और आपको बता दी कि पूरे देश में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है।